जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं क्राइम कथा धर्मा। अगर आप लोग मेरे चैनल क्राइम कथा धर्मा पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइबर एवं बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें। आज की स्टोरी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक कॉलोनी है, अंसल ग्रीन बिहार। इसी कॉलोनी की एक कोठी में 6 सितंबर 2015 की सुबह अफरा तफरी मच गई। इस कोठी में किसी ने एक युवक की हत्या कर दी थी। वह कोठी दुबई गए हुए एक परिवार की थी, जिसे ज्ञानेंद्र वर्मा नाम के एक शख्स ने 2 सितंबर को ही किराए पर लिया था। ज्ञानेंद्र इस कोठी में एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट शुरू करने वाले थे और इसकी तैयारी के लिए वहां फर्नीचर आदि का काम भी चल रहा था। हत्या के बाद घर में काम करने वाली बाई मन्नू के आने के बाद पता चली थी कि 6 सितंबर को सुबह के समय बाई मन्नू जब काम करने के लिए आई तो उसे कोठी का मेन गेट रोजाना की तरह बंद मिला। गेट खुलवाने के लिए मन्नू ने ज्ञानेंद्र की पत्नी सौरांजलि वर्मा के मोबाइल पर फोन किया। सौरांजलि पति के साथ पहली मंजिल पर सो रही थी। फोन की घंटी की आवाज ने उनकी नींद तोड़ दी। उन्होंने फोन की स्क्रीन पर मन्नू का नंबर देखा तो समझ गई कि वह गेट पर आ गई है। गेट की चाबी ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे नीरज के पास थी। सौरांजलि ने ऊपर से ही नीरज के गेट खोलने के लिए आवाज दी। कई बार आवाज लगाने के बाद भी नीरज के कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो वह खुद नीचे आई और नीरज के कमरे का दरवाजा खटखटाकर आवाज देने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी दरवाजा नहीं खुला तो वह बुदबुदाने लगी, पता नहीं ऐसे घोड़े बेचकर क्यों सो रहा है। उस कमरे का एक दरवाजा पीछे की तरफ भी था, वह खुला हुआ था। सौरांजलि पिछले दरवाजे से कमरे में गई तो देखा कि नीरज आधे मुंह कमर के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा था। यह देखकर सौरांजलि घबरा गई। वह तेज कदमों से पति के पास पहुंची और उन्हें नींद से जगाकर बात बताई। पत्नी की बात सुनकर उनकी नींद उड़ गई थी। वह पत्नी के साथ नीचे आए और उन्होंने भी उसके कमरे में झांका तो वास्तव में नीरज लहूलुहान फर्श पर पड़ा था। ज्ञानेंद्र वर्मा ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस कांस्टेबल को दी। इसके बाद ज्ञानेंद्र वर्मा एवं उनकी पत्नी ने कॉलोनी में शोर मचा दिया। शोर सुनकर कुछ ही देर में कॉलोनी के तमाम लोग उसकी कोठी के पास जमा हो गए। यह कॉलोनी थाना राजपूत क्षेत्र में आदि थी, इसलिए सुबह सुबह हत्या की खबर मिलते ही थाना प्रभारी पंकज पोखरियाल पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। और जब घटना स्थल पर पुलिस ने कमरे में जाकर देखा तो वहां एक युवक की लाश खून से लथपथ फर्श पर आधे मुंह पड़ी थी। ज्ञानेंद्र वर्मा ने उसका नाम नीरज बताया। पूरे कमरे में खून ही खून था। सामने दीवार पर खून से लिखा था, मेरी बहन से शोषण किया है। इसके अलावा वहां पर तवा, प्रेशर कुकर का ढक्कन, घर में इस्तेमाल होने वाले 2 चाकू पड़े थे। देखकर लग रहा था कि इन्हीं सब चीजों से उसकी हत्या की गई थी। फिर थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसएसपी पुष्पक ज्योति को दी तो वह भी नगर पुलिस के अधीक्षक अजय सिंह को लेकर उस घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने बारीकी तरीके से घटना स्थल का निरीक्षण किया। डॉग स्क्वाड टीम को भी बुला लिया गया। खोजी कुत्ता लाश को सूंघने के बाद कोठी के बाउंड्री वाले के पास गया और भौंकने लगा। कुत्ते से हत्यारे के बारे में कोई क्लू नहीं मिला। लाश को देखकर लग रहा था कि हत्यारे ने उसकी हत्या काफी खुन्नस में की थी। उसके गले पर, चेहरे पर, वहां पर जो चाकू पड़े थे वो भी मुड़ गए थे। तवा और प्रेशर कुकर का ढक्कन पर भी खून के निशान थे। तवे का हत्था टूटा हुआ था। लग रहा था कि हत्यारा कोई ऐसे आदमी रहा होगा जो नीरज को अच्छी तरह जानता होगा। कोठी के गेट के अंदर से बंद था। हत्यारा कोठी से बाहर कैसे गए, यह जानने के लिए पुलिस ने कोठी का निरीक्षण किया तो कोठी की जो बाहरी दीवार थी उसी पर खून से सने पैरों के धब्बे दिखे। साथ ही दीवार के पास मृतक नीरज का आधार कार्ड मिला। लग रहा था कि हत्यारा शायद दीवार फांद कर गया होगा, क्योंकि खोजी कुत्ता भी वहीं जाकर भौंक रहा था। घटना स्थल से सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने उस कोठी में किराए पर रह रहे ज्ञानेंद्र वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका सरस्वती पॉलिटेक्निक के नाम से एक शिक्षण संस्थान है
वहां अब उस संस्थान को इस कोठी में शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मृतक नीरज ने उनके यहाँ से इलेक्ट्रिकल का 3 साल का डिप्लोमा किया था। वह मुरादाबाद के लाइन पार क्षेत्र में प्रकाश नगर का था। नीरज एक छात्र था, इसलिए उससे उनके पारिवारिक संबंध हो गए थे। अपने डिप्लोमा का प्रमाण पत्र लेने एवं काम की तलाश में वह 3 सितंबर को आया था। यहाँ सामान आदि शिफ्ट कराने में भी नीरज ने काफी सहयोग किया था। इसी बीच 4 सितंबर शुक्रवार को उनके ससुर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उन्हें कैंसर की शिकायत थी। तब उन्हें दिल्ली के अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उन्हें देखने के लिए वह पत्नी स्वरांजलि के साथ दिल्ली चले गए थे। जब 5 सितंबर शनिवार को नीरज ने उन्हें व्हाट्सएप से बताया उसके मामा का लड़का उसके पास आया हुआ है, रात रुक कर वो अगले दिन चला जाएगा, इस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। करीब 5-6 सितंबर की रात 1-1:30 बजे में पत्नी के साथ दिल्ली से यहाँ लौट आई। कोठी का दरवाजा नीरज ने ही खोला था। थकान की वजह से पत्नी जल्द ही ऊपर के कमरे में सोने चली गई। उन्होंने अपने लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी खाकर वह भी सोने के लिए कमरे में चले गए। मेन गेट की चाबी नीरज के पास ही थी, इसलिए सुबह के काम वाली बाई के आने के बाद गेट खोलने की जरूरत पड़ी तो पता चला कि नीरज कमरे में इस हालत में पड़ा है कि ज्ञानेंद्र वर्मा से बात करने के बाद पुलिस ने नीरज की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और नीरज घर वालों को खबर भेजकर देहरादून आने को कहा। एसएसपी सुनयना ज्योति ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी पंकज पोखरियाल, अन्य तेज तर्रार पुलिसकर्मियों के अलावा साइबर सेल के इंचार्ज को भी शामिल किया। पुलिस टीम ने सबसे पहले मृतक नीरज की फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। दूसरा, नीरज के यहाँ उसके मामा का जो लड़का आया था उस पर भी शक हुआ, क्योंकि वारदात के बाद से वह गायब था। दीवार पर खून से जो मजमून लिखा था उससे यही लग रहा था कि किसी लड़की के चक्कर में नीरज की हत्या की गई थी। पुलिस ने नीरज के मामा के लड़के के बारे में जानकारी निकलवाई तो पता चला कि वह देहरादून आया ही नहीं था। फिर जो वो लड़का नीरज के पास आया था वह कौन था, पुलिस यह जानने में जुट गई। सर्विलांस टीम ने नीरज की कॉल डिटेल्स की जांच की तो पता चला कि 3 सितंबर के बाद नीरज की एक नंबर पर 13 बार बात हुई थी। यह नंबर था राजेश सैनी, जो मुरादाबाद के प्रकाश नगर के रहने वाला था। और एक खास बात यह थी कि घटना के समय में उसकी लोकेशन भी राजपुर देहरादून में ही था। पुलिस ने उस नंबर पर फोन किया तो राजेश सैनी ने ही कॉल रिसीव की। उसने बताया कि इस समय वह उत्तराखंड के शहर हल्द्वानी में है। पुलिस को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लिहाजा एसएसपी ने एक पुलिस टीम मुरादाबाद भेज दी। देहरादून पुलिस मुरादाबाद को मंझोला थाने के पुलिस की मदद से 7 सितंबर को राजेश सैनी के घर प्रकाश नगर पहुंच गई। पुलिस को राजेश सैनी अपने घर के छत पर सोता मिल गया, जबकि वह खुद को हल्द्वानी में होने की बात बता रहा था। पुलिस ने उससे नीरज की हत्या के बारे में पूछताछ की तो वह इस तरह से चौंका जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था। थाना प्रभारी पंकज पोखरियाल ने पूछा, तुम तो कह रहे थे कि हल्द्वानी में हूँ और निकले मुरादाबाद में, तुम यह झूठ क्यों बोले? सर, मैं झूठ नहीं बोला, मैं पिछले 4-5 दिनों से हल्द्वानी में ही था। आज सुबह ही वहां से घर लौटा हूँ, राजेश ने सफाई दी। इस दौरान तुम्हारी नीरज से फोन पर कोई बात हुई थी या नहीं? थाना प्रभारी ने कहा, नहीं सर, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। दरअसल हल्द्वानी जाकर मैं काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उससे बात ही नहीं कर पाया, राजेश ने जवाब दिया। राजेश का जवाब सुनकर थाना प्रभारी समझ गए कि यह सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि 5 से 6 सितंबर को उसके फोन की लोकेशन देहरादून में थी और उसने अपने फोन से नीरज से कई बार बात भी की है। इसके अलावा भी उसकी नीरज से 13 बार बात हुई थी। सच्चाई उगलवाने के लिए उन्होंने राजेश से सख्ती से पूछताछ की तो राजेश को सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही देहरादून जाकर अपने खास दोस्त नीरज की हत्या की थी। हत्यारा पुलिस के चुंगल में आ चुका था। उसे लेकर थाना प्रभारी देहरादून लौट आए। थाने में पूछताछ के दौरान राजेश ने अपने जिगरी दोस्त की हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली।
नीरज सैनी उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद के लाइन पार के मोहल्ला प्रकाश नगर के गली नंबर 3 का रहने वाला था। उसके पिता भूरा सिंह सैनी भारतीय खाद्य निगम में नौकरी करते हैं। भूरा सिंह के परिवार में पत्नी राजू के अलावा 4 बेटे थे, जिनमें नीरज सैनी सबसे छोटा था। नीरज ने देहरादून में सरस्वती पॉलिटेक्निक से वर्ष 2013 में इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा किया था। यह पॉलिटेक्निक ज्ञानेंद्र वर्मा चलाते थे। नीरज मेहनती और अच्छे व्यवहार वाला था, इसलिए ज्ञानेंद्र वर्मा उससे बहुत प्रभावित थे। वह उसे उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे। बाद में ज्ञानेंद्र वर्मा का भी नीरज के घर आना जाना हो गया था। नीरज भी जब कभी देहरादून आता तो वहाँ एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से राजेश और नीरज के बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, और दोस्ती भी दांत काटी थी। दोनों ही एक दूसरे के घर में भी आना जाना था। दोनों ही दोस्त अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर भी करते थे। करीब 6 महीने पहले राजेश के भाई रमेश की शादी नैनीताल में हुई थी। उसी दौरान वह वहीं निशा नाम की लड़की से राजेश का रिश्ता तय हो गया। उसे शादी में नीरज भी गया था। निशा बेहद ही खूबसूरत थी। नीरज उसे मन ही मन चाहने लगा। एक दिन उसने राजेश के विश्वास में लेकर उसकी मंगेतर निशा को फोन नंबर ले लिया। इसी के बाद नीरज ने निशा से नज़दीकी बढ़ाने के लिए संदीप राणा के नाम से फ़ोन किया। उसने यह भी बता दिया कि वह राजेश का दोस्त है। अपने होने वाले पति को जानकर होने की वजह से निशा उससे बात कर लेती थी। फिर नीरज ने उसे मैसेज भी भेजना शुरू कर दिए। निशा को जो मैसेज भेजा जा रहा था, उनका आशय वो समझ ही रही थी। फिर एक दिन निशा ने यह बात राजेश को बताई कि संदीप राणा नाम का तुम्हारा कोई दोस्त है जो उसे उल्टे सीधे मैसेज भेजता है। राजेश संदीप राणा नाम के किसी शख्स को जानता तक नहीं था। उसने अपनी मंगेतर से संदीप राणा का फ़ोन नंबर मांगा तो उसने वह नंबर राजेश को दे दिया। नंबर देखकर राजेश चौंका, क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके जिगरी दोस्त नीरज का था। राजेश ने नीरज से शिकायत की तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने मजे लेने के लिए निशा को फ़ोन किए थे। इतना ही नहीं, उसने राजेश से इसकी माफ़ी भी मांग ली। राजेश ने भी उसे माफ़ कर दिया। इसके बाद नीरज ने निशा को फ़ोन किया और शिकायत भरे लहजे में कहा कि निशा जी, राजेश मेरा बचपन का दोस्त है। आपने मेरे बारे में उसे बताकर अच्छा नहीं किया। आपने मेरी बचपन की दोस्ती में दरार डाल दिया। आपको पता है कि वह अब मुझसे नाराज़ है और बोलता तक नहीं रहा। जब आपने बात बता ही दी तो मैं भी अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं एक डिप्लोमा इंजीनियर हूँ। मैं देहरादून से डिप्लोमा किया हूँ। कुछ ही दिनों में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जबकि जिस राजेश के साथ तुम्हारी शादी हुई है वह कुछ भी नहीं करता है। देखो निशा, मैं आपको इसलिए फ़ोन करता हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी अच्छी दोस्त है और फ़ोन करना बंद मत करना। नीरज ने इस तरह के लच्छेदार बातें करके निशा को काफ़ी प्रभावित कर लिया। इसके बाद वह फिर से निशा को मैसेज और फ़ोन करके बातें करने लगा। निशा को भी उससे बातें करने अच्छा लगने लगा। निशा की नीरज से जो भी बातें होती थी वह उसने अपने तक ही सीमित रखी। उसने राजेश को कुछ नहीं बताया, लेकिन राजेश को किसी तरह पता चल गया कि नीरज अब भी उसकी मंगेतर से बात करता है। तब उसने निशा का सिम बदलवा दिया, लेकिन निशा ने अपना नया नंबर नीरज को दे दिया। यानी इन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। एक बार देर रात को राजेश ने मंगेतर निशा से बात करने के लिए उसका नंबर मिलाया तो वह व्यस्त मिला। उसी समय उसने नीरज का नंबर मिलाया तो उसका भी नंबर व्यस्त मिला। करीब आधे पौन घंटा तक दोनों का फ़ोन व्यस्त रहने पर राजेश को शक हो गया कि वही दोनों आपस में बतिया रहे होंगे। इससे राजेश का विश्वास हो गया कि नीरज ने उसकी मंगेतर का पीछा नहीं छोड़ा है। इसी बात को लेकर उसका नीरज से झगड़ा भी हो गया। यह बात घटना से 3-4 महीना पहले की है। इस बात को लेकर दोनों के बीच दरार पैदा हो गए थे। अब राजेश नीरज से रंजिश रखने लगा था। वह काफ़ी परेशान था कि नीरज उसकी बात क्यों नहीं मान रहा है। कुछ दिनों बाद नीरज ने राजेश को फिर से मना लिया। घटना के करीब
10 दिन पहले राजेश ने नीरज से उसका मोबाइल फ़ोन मंगाते हुए कहा कि यार मोबाइल कहाँ गिर गया है, तेरे पास तो 2 मोबाइल है। मैं बाहर जा रहा हूँ, 3-4 दिन बाद वापस आऊँगा, तब तक के लिए मुझे अपना एक मोबाइल दे दे। दोस्ती की खातिर नीरज ने अपना एक मोबाइल राजेश को दे दिया, लेकिन नीरज ने उसमें से अपना सिम निकाल कर कहा, तुम इसमें दूसरा सिम डाल लेना। राजेश बोला, यार तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता है? 3-4 दिन की बात है, क्या फर्क पड़ता है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मेरे फोन आएंगे। नीरज बोला, तुम नया सिम डाल लेना। राजेश ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती उसका फोन सिम सहित ले गया। नीरज के मना करने के बाद भी राजेश को सिम कार्ड सहित मोबाइल लेकर चला गया। राजेश ने सबसे पहले नीरज के फोन को कॉल डिटेल्स और मेल बॉक्स चेक किया। मैसेज बॉक्स में उसे तमाम मैसेज मिले जो निशा और नीरज ने एक दूसरे को भेजे थे। इसके अलावा कॉल डिटेल्स से यह भी पता लग गया कि उन दोनों को कब कब और कितनी देर बात की थी। यह देखकर राजेश का खून खोल गया। जिसे दोस्त ने जिस दोस्त ने उससे कसम खाई थी, वही उसकी पीठ पीछे पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। वह नीरज को दगाबाज समझने लगा। राजेश ने उसी दिन ठान लिया कि अब वह नीरज को सबक जरूर सिखाएंगे, इसलिए उसने एक खतरनाक योजना बना डाली। अगले दिन राजेश ने नीरज का मोबाइल लौटा दिया। मोबाइल लौटाते समय राजेश ने उससे कहा कि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही हो, मेरी निशा। उसने किसी तरह राजेश को फिर से मना लिया। नीरज ने देहरादून के जिस पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया था, वहां से उसे प्रमाण पत्र लेने में 3 सितंबर को जाना था। 6 सितंबर को उसको देहरादून की एक ही निजी कंपनी में इंटरव्यू था, इसलिए उसने राजेश से कह दिया था कि अब देहरादून से वो लौटकर इस बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी 3 सितंबर 2015 को नीरज देहरादून चला गया। नीरज ने जिस इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया था, उसके संचालक ज्ञानेंद्र वर्मा ने अब अंसल ग्रीन बिहार कॉलोनी में एक कोठी किराए पर ले ली थी। अपना इंस्टीट्यूट वहीं उसी कोठी में शिफ्ट कर रहे थे। सामान शिफ्ट कराने में नीरज ने भी ज्ञानेंद्र ने भी मदद की थी। राजेश और नीरज की रग-रग से वाकिफ था। उससे उम्मीद थी कि उसे भले ही कितने वादे कर ले, लेकिन वह उसकी मंगेतर से बात करना बंद नहीं करेगा। वह इसी असमंजस में था। इस स्थिति में वह क्या करे? घुमा फिरा कर उसके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि ऐसे दगाबाज दोस्त को तो एक ही सजा है, मौत। यह खतरनाक निर्णय लेने के बाद वह 5 सितंबर की सुबह देहरादून के लिए चल पड़ा। देहरादून पहुंचकर राजेश ने नीरज को फोन किया। नीरज, मैं भी देहरादून में हूँ, तुम देहरादून में कौन सी जगह हो? देखो राजेश, मैं इस समय व्यस्त हूँ, मुरादाबाद आकर ही बात हो सकेगी, नीरज ने उसे टालते हुए कहा। लेकिन राजेश भी कहाँ मानने वाला था। वह दोस्ती का वास्ता देकर बोला, देखो नीरज, मैं यहाँ पर अकेला बोर हो रहा हूँ। देहरादून मेरा देखा हुआ नहीं है। जब तुम यहाँ पढ़ रहे थे तो तुमने कितनी बार मुझे देहरादून बुलाया था, और मैं अब आ गया हूँ तो तुम मुझसे मुंह फेर रहे हो। नीरज राजेश की बातों में आ गया। वो बोला, तुम इस समय कहाँ हो? मैं घंटा भर में आता हूँ। ठीक है, वहीं रहो, मैं थोड़ी देर में वहीं पहुँचता हूँ। तब नीरज ऑटो से घंटा भर में चला गया और राजेश को झांकने ले गया। वहां दोनों ने शराब पी और वहीं पर खाना खाया। खाना खाने के बाद राजेश नीरज से बोला, यार शराब में मजा नहीं आया, थोड़ी थोड़ी और हो जाए अच्छा रहेगा। तब राजेश ने एक आधा शराब और खरीद ली। राजेश ने कहा कि इसे तुम्हारे कमरे में पिएंगे। उस समय इंस्टीट्यूट के संचालक ज्ञानेंद्र वर्मा अपनी पत्नी के साथ दिल्ली गए हुए थे। वहां उनके ससुर की तबीयत खराब थी। नीरज वहां अकेला था, इसलिए नीरज राजेश के कमरे में ले आया। वहीं पर दोनों ने शराब पी। कोठी पर पहुंचकर नीरज ने फोन एवं मैसेज द्वारा अपने सर ज्ञानेंद्र वर्मा को बता दिया, उससे मिलने उसके मामा का लड़का आया है, वह कल चला जाएगा। ज्ञानेंद्र ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वह उस पर बहुत विश्वास करते थे। ज्ञानेंद्र ने नीरज को बता दिया कि वह पत्नी के साथ आज रात को ही देहरादून लौट आएंगे। नीरज और राजेश दोनों आपस में बात करते रहे। निशा को लेकर दोनों में तकरार भी हुई। राजेश घटना को अंजाम देने की योजना बनाता रहा, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि नीरज अपने सर ज्ञानेंद्र वर्मा के आने का इंतजार जो कर रहा था। 5 से 6 सितंबर की रात 1:30 बजे ज्ञानेंद्र वर्मा अपनी पत्नी स्वरांजलि के साथ घर लौटे।
तो कोठी के गेट का ताला नीरज नहीं खोला। उनसे चाय पीने के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्हें उस समय भूख लग रही थी। पत्नी पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में चली गई और वो खुद किचन में खिचड़ी बनाने लगी। तब नीरज उन्हीं के पास खड़ा बातें करता रहा। खिचड़ी खाने के बाद वह भी बेडरूम में जाकर सो गए। नीरज दिन भर का थका ज्ञानेंद्र को जाने के बाद वह भी अपने कमरे में चला गया। जिस वक्त नीरज अपने सर से किचन में बात कर रहा था, उस समय वह अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गया था। तभी राजेश ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें फिर निशा को भेजे गए मैसेज मिले। यह देखकर राजेश का खून खौल उठा। मैसेज पढ़ने के बाद उसने उसका मोबाइल उसी जगह रख दिया जहां से उठाया था। कमरे में आकर नीरज जल्दी ही सो गया। तभी राजेश ने शीशी में बची हुई शराब गटक ली। जब राजेश ने देख लिया कि नीरज गहरी नींद में सो गया है, तो वह नीरज के तकिए पर सिर रखकर लेट गया। उसी समय उसने नीरज को हिला डुला कर देखा। जब उसे विश्वास हो गया कि नीरज गहरी नींद में है, तो वह रसोई में गया और वहां से तवा, प्रेशर कुकर का ढक्कन, सब्जी काटने वाले चाकू उठाकर कमरे में आ गया। राजेश ने गहरी नींद में सोए नीरज के सिर पर तवे से भरपूर वार किया। नीरज हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने अपने सर ज्ञानेंद्र को आवाज दी, लेकिन कमरे में लगे शीशे के दरवाजे से आवाज बाहर नहीं जा सकी। नीरज दरवाजे की तरफ भागा तो राजेश ने पलंग पर पड़ी चुन्नी उसके गले में फंसाकर नीचे गिरा दिया। वह उस पर तवे से वार करने लगा। उसका सिर कट गया, जिससे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जब नीरज ने राजेश से दया की भीख मांगी, लेकिन राजेश ने उसे नहीं बख्शा। उसके ऊपर खून सवार था। वह उसे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए उसने उस पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। वह इतने गुस्से से वार कर रहा था कि मारते मारते चाकू मुड़ गए। फिर उसने प्रेशर कुकर के ढक्कन से वार किया। जब राजेश ने देखा कि वह मर चुका है, तो उसने नीरज के खून से दीवार पर लिख दिया कि मेरी बहन के साथ शोषण किया है। उस समय रात के 3 बज रहे थे। दोस्त की मौत का घाट उतारने के बाद उसने इत्मीनान से हाथ पैर मुंह धोया और अपने साथ लाए कपड़े बदले और खून से सने कपड़े उसने पॉलीथीन में बांधकर अपने बैग में रख लिए। अब वहां से वो भागना चाहता था। वहीं कोठी के गेट पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। फिर वह दीवार फांदकर सीधा बस अड्डा पहुंचा। वहां से बस पकड़कर हरिद्वार आया। फिर हरिद्वार से बस पकड़कर मुरादाबाद पहुंच गया। घर आकर उसने अपनी मां को बस इतना बताया कि वह गर्जिया देवी मंदिर रामनगर से आ रहा है। इसके बाद कमरे में जाकर सो गया। अगले 7 सितंबर 2015 को देहरादून पुलिस ने उसे के घर से गिरफ्तार कर लिया। राजेश सैनी से पूछताछ करने के बाद पुलिस की निशानदेही पर उसके खून से सने कपड़े बरामद कर लिए और उसे 8 सितंबर 2015 को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया। तो दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को हैरान करना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो मिलते हैं नए क्राइम स्टोरी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम।